प्यारे बच्चों, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ होने के बाद और तमाम न्यूमेरिकल्स आपने किए होंगे। आप में से एक बच्चे ने पूछे हैं 2 न्यूमेरिकल्स अभी देखे मैंने, तो अभी स्कूल में जाऊंगा तो वहाँ टाइम मिलेगा, नहीं तो फिर शाम तक जस्ट टाइम मिलेगा भेज दूंगा। अभी वीडियो भेजनी बहुत ज़रूरी है, तो उस वीडियो पे फोकस करें और अपने न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू रखें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में इनके ऊपर कुछ कमियों के ऊपर विचार करें। कुछ कमियां भी हैं ताकि हमें थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ के बारे में भी सोचना पड़ा। लिखिए लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ। ड्रॉबैक्स, नंबर 1, पूरे थर्मोडायनामिक्स में हीट फ्लो की डायरेक्शन के बारे में नामो निशान नहीं मिला। ठीक है, लिख देना। It does not tell us about the direction of heat flow during any process. नंबर 2, प्यारे बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या बात थी कि जो भी एनर्जी सिस्टम को दी जा रही है उसका एक पार्ट इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है, दूसरा वर्क डन होता है। और वर्क डन हमारी डेली लाइफ के लिए या हमारी लाइफ के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। हम ये तो चाहेंगे कि हीट एनर्जी से यूजफुल वर्क प्राप्त हो, ये हमारे बेनिफिट है। क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि हीट एनर्जी वर्क डन, यूटिलाइज वर्क डन में कन्वर्ट हो सके? कहीं कोई इसकी बात नहीं है। लिखिए नंबर 2, इट डज नॉट टेल अस about the conditions under which heat can convert into useful work. नंबर 3, ये तो बता दिया कि हीट एनर्जी से इंटर एनर्जी के साथ साथ वर्क डन हो सकता है। कितना % हो सकता है इसके बारे में कहीं कोई बात है ही नहीं। तो लिखिए इट डज नॉट टेल अस दैट हाउ % of heat energy is converted into work. ओके, फिर देखिए ये 3 कमियां बताने के बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें प्यारे बच्चों 3 वैज्ञानिकों के स्टेटमेंट्स हैं, वो स्टेटमेंट्स आपको याद करने हैं। केल्विन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बोलो क्या क्या लिखना है, मैं पहले नाम ले देता हूँ। क्लॉसियस स्टेटमेंट एंड प्लैंक स्टेटमेंट, ये 3 स्टेटमेंट आपको याद करके जाना है। केल्विन के अकॉर्डिंग किसी बॉडी, कोई बॉडी गर्म है और एटमॉस्फेयर में रख दें तो उसमें से हीट निकलनी शुरू हो जाती है, एटमॉस्फेयर को मिलनी शुरू हो जाती है। इसका कहना यह है इस स्टेटमेंट में, केल्विन स्टेटमेंट में, कि एक हाई टेम्परेचर बॉडी से कंटिन्यूस एनर्जी लेते रहें और वो सराउंडिंग टेम्परेचर से भी नीचे हो जाए तब भी ले ही रहे हैं, ये संभव नहीं है। ठीक है, लिख साथ साथ ही केल्विन स्टेटमेंट के आगे, इट इज इम्पॉसिबल टू गेट कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क फ्रॉम ए बॉडी एट टेम्परेचर बिलो देन द एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग्स। ओके, ये बुक से पढ़ना, इनको मैच करना, तसल्ली करना, तब लिखना। ठीक है, क्लॉसियस स्टेटमेंट, एक बॉडी लो टेम्परेचर पे है, दूसरी हाई टेम्परेचर पे है, तो हाई से लो में तो एनर्जी आ जाएगी, पर लो से हाई में एनर्जी नॉर्मली नहीं आएगी इटसेल्फ,
इसके लिए बाहर वाले को कुछ वर्क करना पड़ेगा सिस्टम पे। जैसे फ्रीज इसका ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। जब तक उसमें बाहर वाला यानी कंप्रेसर काम नहीं करेगा तब तक नॉर्मल टेम्परेचर से भी एनर्जी बाहर, और उसको और ठंडा करना, फिर उसके बाद कंटिन्यूस और ठंडा करना संभव ना होता। तो विदाउट कंप्रेसर इट कैन नॉट बी पॉसिबल। क्लॉज स्टेटमेंट में लिखेंगे इट इज इम्पॉसिबल टू टेक हीट एनर्जी फ्रॉम ए बॉडी एट लो टेम्परेचर टू द बॉडी एट हाई टेम्परेचर without doing work, without doing external work on the system. Okay. नंबर 3, प्लैंक्स कांस्टेंट में आप क्या लिख देंगे? हीट एनर्जी जो अवेलेबल है वो टोटल 100% वर्क में बन जाए, ये संभव नहीं। इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट होल हीट इनटू यूजफुल वर्क। ओके, ये 3 स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे, बुक से भी पढ़ेंगे, तसल्ली करेंगे, तब लिखेंगे। ये तीनों स्टेटमेंट आपको याद करने एट ए टाइम। और फिर 19 तारीख का पेपर है आपका, फटाफट इन्हें याद करो। नेक्स्ट हेडिंग, हीट इंजन। हीट इंजन ये एक ऐसा डिवाइस है प्यारे बच्चों, और आप जानते ही हो कि हीट एनर्जी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करना इसका उद्देश्य है या इसका फंक्शन है। ये हाई टेम्परेचर बॉडी से या सोर्स से लो टेम्परेचर बॉडी या सिंक में एनर्जी लेगा, सिंक को देगा, बाकी बचा हुआ यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करेगा। ये एक ऐसा डिवाइस है जो हीट एनर्जी के एक पार्ट को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करता है। ओके, इट इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट ए पार्ट ऑफ हीट एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क। अब इसका एक डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। ये बनाएंगे आप हीट इंजन, और एक बनाएंगे हाई टेम्परेचर बॉडी, और एक बनाएंगे लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर बॉडी या सोर्स, और लो टेम्परेचर बॉडी या सिंक। इसमें से एनर्जी ली जाएगी और इसमें दे दी जाएगी, और एक पार्ट इसका यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डायग्राम आप आंसर शीट में बीचों बीच बनाना, ठीक है, तरीके से। हमेशा ये ध्यान रखना, सोर्स से लिंक एनर्जी हमेशा Q1 लिखना, चाहे सोर्स से ली जा रही हो या बाहर से वर्क करके सोर्स को दी जा रही है। खैर, दी जा रही हो, सोर्स को दी जा रही है, थोड़ा सा भी अटपटा सा लगेगा पर थोड़ी देर बाद सही हो जाएगा। मैं तो इतना कह रहा हूं केवल कि सोर्स से लिंक एनर्जी को हमेशा Q1 मानना और सिंक से लिंक एनर्जी को हमेशा Q2। इस वक्त आपको साफ समझ आ रहा है कि सोर्स से एनर्जी ली जा रही है Q1, इसका एक भाग यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो रहा है और बचा हुआ पार्ट सिंक को Q2 दिया जा रहा है। ओके, तो स्टेटमेंट हो गया, डायग्राम हो गया, ठीक है। और यहां लिख देना फिर Q1 जो लिया गया ये दो भागों में कन्वर्ट हो गया, एक तो यूजफुल वर्क हुआ, बाकी बचा हुआ सिंक में चला गया। ओके, एब्सेंसी ऑफ हीट इंजन, एब्सेंसी ऑफ हीट इंजन
हीट शो कर सकते हैं। एफिशिएंसी सीधा जान तो जो सफलता मिली और जो टोटल था, भाई टोटल कुल मिला के Q1 एनर्जी ली गई सोर्स, और इसमें केवल W हमें सफलता मिली, ये में वर्क करना, और W इज Q1 माइनस Q2 और अपॉन Q। एफिशिएंसी के बाद पहले एक स्टेटमेंट लिखना और तब उसको लिखो, क्योंकि इसको देख के ही स्टेटमेंट लिखा जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय इट टू द एनर्जी टेकन फ्रॉम द सोर्स। उसे आप ये लिख देंगे, इंडिविजुअल डिवाइडिंग 1 माइनस Q2 अपॉन Q। ओके, ये देखिए हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, ये इसका उल्टा प्रोसेस है हीट इंजन का। इसमें क्या होगा, वो सिस्टम हीट पंप या रेफ्रिजरेटर कहलाएगा जो उल्टा सिंक से एनर्जी को लेगा। और सोर्स को देगा। अभी आपने क्लोजेस्ट स्टेटमेंट में देखा था कि ऐसा बिना बाहर से वर्क करे तो होने वाला है, और बाहर से वर्क करने वाला जो एजेंसी है वो क्या रहता है, कंप्रेसर, नाम सुना होगा। सो वर्क हैज टू बी डन ऑन दिस सिस्टम, देन इट इज पॉसिबल टू टेक एनर्जी फ्रॉम सिंक एंड ट्रांसफर टू सोर्स। अब बात समझ आ गई कि सोर्स कैसे एनर्जी दी जाती है। इस कारण कह रहा था सोर्स से चाहे एनर्जी ली जाए चाहे दी जाए, हमेशा उसको लिंक एनर्जी Q1 ही मानना। सोर्स से लिंक एनर्जी Q1 और सिंक से लिंक एनर्जी Q2। टेम्परेचर बॉडी एट हाई टेम्परेचर लिख देना, जैसे पिछले लिखा था, बॉडी एट हाई टेम्परेचर और सोर्स, और बॉडी एट लो टेम्परेचर और सिंक। ओके, तो क्या लिखोगे रेफ्रिजरेटर के लिए, इट इज ए डिवाइस दैट ऑन डूइंग वर्क ऑन इट फ्रॉम आउटसाइड टेक एनर्जी फ्रॉम सिंक एंड ट्रांसफर टू सोर्स। एक ही स्टेटमेंट है बस, और फिर हैंस W और प्लस Q2 मिला के फाइनली Q1। ओके, यहां कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एफिशिएंसी की जगह परफॉर्मेंस ए, वही टोटल कितना, सफलता कितनी मिली, तो W वर्क करना पड़ा हमें टोटल, जबकि हमारा काम था इसमें से एनर्जी निकालनी, तो कितनी सफलता मिली Q, Q2 अपॉन W इज Q1 माइनस Q2। Q2 से डिवाइड कर सकते हैं 1 और नीचे दोगे तो Q1 अपॉन Q2 माइनस 1। तो इस तरह से हीट, पहली बात तो ड्रॉबैक्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसके लिए सेकंड लॉ की क्या आवश्यकता पड़ी। उसमें 3 स्टेटमेंट, केल्विन स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट एंड प्लैंक्स स्टेटमेंट, और उसके बाद हीट इंजन उसकी एफिशिएंसी, और हीट पंप या रेफ्रिजरेटर उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये इस वीडियो में आपका हुआ है। जस्ट नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हेडिंग डाल दें कार्नोट्स इंजन।
पूरी वीडियो कार्नोट इंजन की ही बनेगी। इस यहाँ तक अपडेट करके फटाफट भेज दें और तैयार हो जाएं कार्नोट इंजन के लिए। ओके।